हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 9th का। और ये जो चैप्टर्स हैं ना सारे, ये अपडेटेड सिलेबस जो भी न्यू बुक्स आई हैं चेंज होके, जिसमें कुछ चीज़ें कट गई हैं उस हिसाब से ही बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर जो हमारे आसपास है, तो ये मैटर क्या होता है? वैसे तो इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, पर यहाँ केमिस्ट्री वाला मैटर है। केमिस्ट्री में मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके पास देखो लिखा है ना मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, अब मास इसमें स्टार्स लगा रखे हैं, नीचे चलते हैं। स्टार कह रहे हैं कि भाई मास को नापते हैं केजी में, ठीक है, और वॉल्यूम को किस में नापते हैं? लीटर्स में नापते हैं। उसका कन्वर्जन फिगर्स दे रखे हैं कि कैसे उसको तुम लीटर से डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो इस पैराग्राफ में लिखा है कि हमारी जो बॉडी है और हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, वेदर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, 5 चीज़ों से बनी होती है। वो 5 चीज़ें क्या है? धरती है, आकाश है, अग्नि है, वाटर है, देखो लिखा हुआ है ना वाटर है। ये 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, इन 5 चीज़ों को ही तोड़ के जोड़ के हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो बनी हैं। चलो अब आगे आते हैं कि फिजिकल नेचर मैटर का होता क्या है। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। जैसे तुम आसपास जो भी चीज़ देख रहे हो, मान लो तुम एक टेबल पे अपना बुक रख के बैठे हो और टेबल जो है वो एक सॉलिड है। हाँ, सॉलिड किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। पानी जो पीते हैं, पानी लिक्विड है, पानी जो हम पी रहे हैं वो किससे बना होगा? वो लिक्विड पार्टिकल से बना होगा। सिमिलरली गैस का भी केस है। चलो एक चीज़ समझ लो, ये जो मैटर है ना, इसके 3 स्टेट्स होते हैं। बचपन में पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को। कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर के 3 स्टेट कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस एक्टिविटी पे आता है, देखो क्या कह रहा है। इस एक्टिविटी में एक गिलास पानी लिया है, उसमें छोटे छोटे गोल गोल पानी के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं। पानी का फॉर्मूला बताओ जरा जल्दी से। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, मुझे दूसरा पेन चूज़ करना चाहिए था, पर अभी इसमें काम चलाओ। सुनो, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डाला तो थोड़े टाइम बाद देखो सॉल्ट उसमें मिक्स हो गया ना, पूरे पानी में अब सॉल्टी टेस्ट आएगा ना, तो पानी के पार्टिकल्स के अंदर ना थोड़ी स्पेस होती है। उस स्पेस को सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। यही एक्टिविटी बता रही है। एक्टिविटी पढ़ के जाना है, एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी से क्या सीखे, सब कुछ आपको स्कूल वाले देने लग गए हैं। ठीक है, और 10th तक तो जाने में, फिर 10th में तो बहुत एक्टिविटी पूछते हैं, तो 9 से याद डालो। फिर आता है कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है बच्चों। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4। आगे जाके आगे वाले चैप्टर्स में ना हम 1 to 20 एलिमेंट्स याद करेंगे। चलो, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लिए। यहाँ देखो क्रिस्टल लिखा हुआ है ना। क्रिस्टल क्या होता है जल्दी से बताओ? क्रिस्टल होता है, तुमने चीनी हाथ में ली है कभी? चीनी ली होगी तो उसमें हर कण जो होता है ना चीनी का, वो क्रिस्टल कहलाता है। समझे? ऐसे ये पिंक कलर की चीनी है, बस यहाँ पे चीनी नहीं, पोटेशियम पर मैग्नेट केमिकल है। पानी में डाला पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो कितना गाढ़ा कलर था। धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जा रहे हैं ना, तो कलर लाइट होता जा रहा है। और इस चीज़ को ना बच्चों डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जल्दी से एग्जांपल देती हूँ। रूह अफ़ज़ा में पानी मिला के पीते हैं ना, तो हम रूह अफ़ज़ा को डाइल्यूट करते हैं। वैसे रूह अफ़ज़ा जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। तो 2 शब्द पढ़े तुमने, कौन कौन से 2 शब्द है? एक है कंसनट्रेटेड, एक है डाइल्यूटेड। कंसनट्रेटेड का उल्टा क्या होता है? डाइल्यूटेड। वेरी गुड। चलो अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे हाथ से चैप्टर क्या क्या पढ़ लिया हमने। मैटर इन आवर सराउंडिंग देखा। कोई भी चीज़ मैटर है, क्यों मैटर कहलाती है? क्योंकि उसके मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ वॉल्यूम है। हमारे आसपास की चीज़ें 5 तत्वों से बनी है। 5 तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने देखा कि फिजिकल नेचर क्या होता है? जो चीज़ तुम देख सकते हो, छू सकते हो हमारी आंखों से। ठीक है, तो उसे फिजिकल नेचर में कहलाते हैं। एक होते हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिजिकल चीज़ें हम देख सकते हैं, केमिकल चीज़ें नहीं देख सकते। 2 प्रकार के चेंज भी पढ़े थे तुमने, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। चलो फिर उसके बाद हमने देखी एक्टिविटी जिसमें पानी के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट को मिलाया। पोटेशियम पर मैग्नेट देखा कि कैसे छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट को इतने सारे पानी में अपना कलर छोड़ देता है। चलो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी हमने पढ़ा कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। अब हम पढ़ रहे हैं उसी पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उनके पास स्पेस होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, एक आगे ना बना हुआ डायग्राम मैं तुमको दिखाती हूँ। ये मैंने पहले पढ़ाया था और वही PDF यूज़ कर ली। ओहो,
आई एम वेरी सॉरी बच्चों, 1 मिनट दो, मैं इसको जल्दी से इरेज कर देती हूँ। ये देखो बस, ठीक है। चलो, ऊपर भी लिखा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें दिखा रही थी कैसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखा रही थी। सॉलिड में सारे पार्टिकल्स साथ साथ होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। चलो पीछे आते हैं वापस से। अब हम पढ़ रहे थे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर में कि इनके पास स्पेस होती है। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि देखो, जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं जिसे लैमिनेट कहते हैं, तो जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं ना पानी में, वो स्पेस, पानी के अंदर जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे, अच्छा, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ पार्टिकल ऑफ मैटर का, कि उनके बीच में स्पेस है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि वो हमेशा मूव करते जाते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, कहीं रुके नहीं रहते। जब उनके पास स्पेस होती है ना, तो इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसमें एक्टिविटी देखो जल्दी से। इसमें बोला है कि अगरबत्ती जला दो, इंसेंस स्टिक जला दो, कॉर्नर ऑफ द क्लास में रखो, तुम्हें दिखेगा, तुम्हें थोड़े टाइम बाद लगेगा कि उसकी जो खुशबू थी वो काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर चुकी है। समझ गए बेटा? आप देखो, दूसरा होता है कि 2 ग्लास बीकर लो, एक में तुम डाल दो, कोई भी इंक डाल देना, ब्लू इंक डाल देना या रेड इंक डाल देना, और ठीक है, और दूसरे में हनी डाल दो। थोड़े टाइम बाद देखोगे कि वो चीज़ उसमें मिक्स हो जाती है। तीसरा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लो, गर्म पानी में डालो, एक बार उसको गर्म पानी में डालो और एक बार उसको ठंडे पानी में डालो, ठीक है। स्टिर मत करना बच्चों, और फिर तुम देखो कि क्या चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व होती है। तुम्हें पता लगेगा जब हम गर्म पानी में कोई चीज़ डालते हैं ना, वो जल्दी मिलती है, जब हम ठंडे पानी में चीज़ें डालते हैं वो देर से मिलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, चाय बनाए होगे तुम लोग या किसी को बनाते हुए तो देखा ही होगा, गर्म पानी में वो जब 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं ना, वो जल्दी जल्दी मिल जाती है, पर ठंडे पानी में तुम डाल के देखना, आज ये बात काम करके देखना, वो मिलती नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले जल्दी से। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ना कंटिन्यूसली इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया शब्द आया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसके पास कुछ स्पीड होती है, तो उस कारण से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिजिक्स में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पार्टिकल जब इधर से उधर मूव करता है, उसके पास कुछ स्पीड होती है, उसी के कारण से वो क्या पोजेस करता है? काइनेटिक एनर्जी। चलो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो पार्टिकल तेज़ तेज़ मूव करते हैं। जब पार्टिकल तेज़ तेज़ मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे यही चीज़ बता रखी थी। अभी तक हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने के लिए, पार्डन माय बैड ड्राइंग। हाँ देखो, यहाँ पे देखो, फोर्स कीप द पार्टिकल मूविंग टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इसका मतलब है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है, माने पकड़ के रखता है। तो जब तुम उसे हीट देते हो ना, जब तुम उसे गर्म करते हो, तो वो पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़ के दूर हो जाता है, ठीक है। चलो, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया इस चैप्टर का। उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिजिकल नेचर क्या होता है पार्टिकल्स का, जिसमें हमने पढ़ा कि उनके पास हर फिजिकल नेचर मैटर्स का पढ़ा। हाँ, मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, हमें रियलाइज़ हुआ ये पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम जितना इमेजिन कर सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इसको हमने इस एक्टिविटी से प्रूव किया है।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर के। पहला, उनके पास स्पेस है, ठीक है। दूसरा, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तीसरा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। स्टेट्स ऑफ मैटर तुम बचपन में भी जानते थे ना, कितने होते हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो इसने इतनी सारी सॉलिड चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बोला है और उनको स्टडी करने के लिए बोला है। क्या उनके पास प्रॉपर मार्जिन है? क्या उनके पास डेफिनेट शेप है? बिल्कुल है, ठीक है। ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। ये सारे सॉलिड्स हैं, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? इनके पास एक डेफिनेट शेप होता है, बाउंड्री होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। तुम सॉलिड की वॉल्यूम कभी चेंज नहीं कर सकते हो, शेप चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल तुम उसे फेंक के ना मारो, ठीक है। तुम कोई चीज़ सॉलिड को भी फेंक के मारोगे तो उसका शेप चेंज हो जाए, टूट जाएगा ना। और उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। चलो 9th की डिक्शनरी में साइंस का एक और नया वर्ड आ गया, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कोई चीज़ को कितनी आसानी से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ को कितनी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लो, जैसे स्पॉन्ज ले लो एक हाथ में। एक हाथ में तुम अपना क्या ले लो, वाटर बॉटल ले लो, कांच की लेना, ठीक है, या फिर कोई और हार्ड सी वाटर बॉटल लेना, या मग ले लो या कप ले लो। तुम स्पॉन्ज को कंप्रेस करके देखना, उसको पिचका सकते हो ना, दबा सकते हो, पर बाकी चीज़ों को नहीं प्रेस कर सकते हो। बस यही डिफरेंस होता है। कंप्रेसिबिलिटी एक कंप्रेसिबल है, एक कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे हम दबा सकते हैं वो कंप्रेसिबल है, स्क्वीज़ कर सकते हैं वो कंप्रेसिबल है। चलो अब ये ख़त्म, समझ गए सॉलिड के बारे में, समझ गए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। इनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट होती है, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। पर इनके इन्होंने बोला है, पर हम 3 एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं, वो तो कुछ अलग बात बता रहा है। पहला, रबर बैंड के बारे में। रबर बैंड तो हम खींचते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेती है ना। फिर तीसरा, शुगर एंड सॉल्ट। उनके पास हम शुगर और सॉल्ट है सॉलिड, पर जिस डब्बे में डालते हैं उस डब्बे का आकार ले लेता है, ठीक है। तो क्या वो भी सॉलिड हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। ऊपर रबर बैंड वाले से में भी पूछा क्या वो भी सॉलिड है। और तीसरा, स्पंज। ये तो मेरा वाला एग्जांपल ले लिया इन्होंने। इसने बोला कि स्पंज को तो हम कंप्रेस कर पाते हैं, क्यों? चलो इसने अच्छे से आंसर भी बता दिया हमको। पहला, रबर बैंड चेंज करता है शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। रबर बैंड को खींच के छोड़ दोगे तो वापस से इससे आ जाता, वापस उसी शेप में आ जाता है ना, ठीक है। तो एक इसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, बच्चों सॉलिड में भी ना डिफरेंट प्रकार के मटेरियल होते हैं, रबर बैंड एक डिफरेंट ही प्रकार का मटेरियल है। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम शुगर क्रिस्टल को देखें ना, या सॉल्ट क्रिस्टल को देखें, तो उनकी शेप फिक्स्ड रहती है। हाँ, डब्बे में डालोगे तो चेंज हो जाएगा, पर एक शुगर का क्रिस्टल देखोगे तो वो तो अपनी शेप में रहता है। और तीसरा, स्पंज के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। जब हम उस स्पंज को प्रेस करते हैं वो हवा बाहर आ जाती है, ठीक है। चलो अब आता है लिक्विड स्टेट। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें तो इसमें तुमने बोला है कि पानी ले लो, कोकोनट ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। क्या इनकी शेप सेम है, रिमेन सेम रहती है? बताओ ज़रा। नहीं रहती। ग्लास में डालोगे ना पानी, ग्लास की शेप ले लेगा। तुम कटोरी में डालो, कटोरी की ले लेगा। प्लेट में डालो, प्लेट में तो बिखर ही जाएगा, बट उसकी शेप भी ले लेता है, समझे। फिर आते हैं व्हेन यू पोर लिक्विड फ्रॉम कंटेनर टू अनदर। चलो तो हम लिक्विड के बारे में अब क्या जानते हैं? कोई फिक्स शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम फिक्स रहती है अनटिल तुम बिखेरो ना उस लिक्विड को। 1 लीटर दूध है ना, 1 लीटर ही रहेगा। तुम चाहे उसे पतीले में डाल लो, चाहे डोल होता है ना जिसमें वो लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, उसमें डाल लो, चाहे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल लो। जिस शेप कंटेनर में डालते हैं उसका शेप ले लेता है। और एक आता है लिक्विड फ्लो करता है, चेंज करता है शेप, क्योंकि वो रिजिड नहीं होता। सॉलिड ना बच्चों रिजिड होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता। रिजिड का उल्टा फ्लूइड होता है। रिजिड का उल्टा क्या होता है? फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहे ना उसको फ्लूइड कहते हैं। कोई भी चीज़ जो बहती है उसको फ्लूइड कहते हैं। तुम पानी गिर के देखो बह जाएगा ना, वो फ्लूइड है, ठीक है। चीनी को गिर के देखो बहती नहीं है, वो उसी जगह रह जाती है, तो रिजिड के केस में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक हमसे क्वेश्चन किया है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं क्या वो सांस ले पाते हैं? देखो इस पैराग्राफ में हमसे क्वेश्चन किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं यहाँ पे देखो बच्चों, रिफर टू दिस एक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, क्या पानी में गैस होती है डिजॉल्व? सोचो,
चलो सोच लिया। इसका आंसर है हाँ 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 बिल्कुल होती है। 2 एग्जाम्पल दूंगी। पहला, जितनी सारी मछलियाँ ये सब प्लांट्स वगैरह जो पानी के नीचे रहते हैं वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? ऑक्सीजन तो चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, इस कारण से ही एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है, कोका कोला पेप्सी वगैरह खोलते हो, एक फिश से आवाज़ आती है ना, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, क्योंकि कोका कोला इन सब में बहुत सारी चीनी होती है ना, चीनी से मतलब वो ख़राब ख़राब ना हो, इस कारण से ना वो कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखते हैं। चलो समझ गए। तो एक फन फैक्ट समझ गए, जो फिश की आवाज़ आ रही है इट इज़ ड्यू टू द ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा कि हाँ पानी में तो इतने ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व होती है, और मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक और एग्जांपल दूँ जल्दी से, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड एक लिक्विड है ना, पर तब भी ब्लड के अंदर डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो हाँ लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो सकती है गैसेस। इसके बाद हमने देख लिया, अच्छा एक चीज़ आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं ना, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अभी हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से न्यू वर्ड पढ़े? जल्दी से एक बार रिविजन करें। हमने सबसे पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पे तो कोई नया वर्ड नहीं आया था, यहाँ पे आया था डाइल्यूशन आ गया था। पर डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का उल्टा बताओ जल्दी से, कंसंट्रेटेड। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हमने पढ़ा था, नीचे यहाँ पे तो कुछ नहीं था, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कोई भी चीज़ मूविंग होती है तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, सॉलिड स्टेट पढ़ा था, डेफिनेट शेप, डेफिनेट कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट शब्द क्या था? कंप्रेसिबिलिटी था। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितनी आसानी से तुम उसको प्रेस कर सकते हो। इसको ना और एक्सटेंसिवली आगे पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ लिया था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का ना एक दूसरे में मिक्स हो जाना। एक और एग्जांपल देती हूँ डिफ्यूजन का। अगरबत्ती जलाते हो तो खुशबू इधर से उधर चली जाती है। डीओ एक रूम में कोई लगाता है तो हाँ हवा में खुशबू आ जाती है, पता लग जाता है दूसरे रूम वाले को जनरली कि इसने डिओड्रेंट लगाया है। कैसे? डिओड्रेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी में ऑस्मोसिस भी पढ़ाऊंगी, वो इससे रिलेटेड ही है। चलो अब आता है गैसियस स्टेट। अब हम गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं? इसको प्रेस कर सकते हैं? क्या गैसेस को दबा सकते हैं? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्या लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? आंसर इज नो। कभी सॉलिड को दबा सकते हो तुम? नहीं दबा सकते। लिक्विड को नहीं दबा सकते, पर गैस को ना हम दबा सकते हैं। चलो इसमें बोला है सिरिंज ले लो, 100 ml की सिरिंज ले लो, उसकी नोजल को रबर कॉर्क से क्लोज कर दो। ठीक है। और पिस्टन को रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, लीव द सिरिंज अनटच्ड, फिल इट वाटर इन सेकेंड एंड अ पीस ऑफ चॉक इन थर्ड। अच्छा तो उसने कहा है 3 पिस्टल ले लो, एक में वाटर फिल कर दो, एक में चॉक फिल कर दो, और एक में हवा ही रहने दो, और उसके बाद उसमें एकदम ही एयर टाइट कर देना। फिर उसके बाद क्या देखते हो? देखो इसमें हम देखेंगे पिस्टन मतलब यार इंजेक्शन जो होता है ना, उसी का इंजेक्शन निकाल दिया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। हाँ, और ऊपर से धक्का मारनी। जो पिस्टन देख रहे हो ना, पिस्टन ऊपर से प्रेस करेंगे, थंब लगा के नीचे को प्रेस करेंगे। तो जब चॉक भरा होगा ना तो नहीं प्रेस होगा, बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल टाइप होगा। चॉक का क्या है? लिक्विड है? नहीं, चॉक सॉलिड है। सॉलिड को कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, हो ही नहीं पाता। फिर उसके बाद तुम अगर इसमें लिक्विड डालोगे, उसको ऊपर अंगूठा लगाओगे आप पिस्टन पे, क्या वो कंप्रेस होगा? आंसर इज नो। ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे गैस भर दूँ ना और ऊपर से पिस्टन पे धक्का मारूँ तो हो जाता है। ठीक है। तो गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। वी ऑब्जर्व गैसेस जो होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड से। इसी को हमने यूज़ किया है बच्चों। देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं ना, गाड़ी में सीएनजी के सिलेंडर भी रखते हैं। तो कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
ये सब एप्लीकेशन है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस की। इसमें क्या करते हैं, हम गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वी कम टू नो, अच्छा चलो, और फिर उसके बाद एक चीज़ और समझ लो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता है। इसका एग्जाम्पल जो तुम्हारी बुक में दे रखा है ना, वो दे रखा है कि घर में कोई गरम गरम खाना बनेगा तो तुम्हें खुशबू से पता लग जाता है कि क्या खाना बना है, पर फ्रिज का ठंडा खाना अगर बाहर निकाल के देखोगे तो कोई फ्रेगनेंस आती है, उस दूसरे रूम तक खुशबू आती है ज़्यादा। आंसर इज़ नो, नो एंड नो। समझ गए बच्चों? तो जब टेम्परेचर बढ़ सकता है उसकी स्टेट, तुम एक बार अपने आप से पूछो क्या सॉलिड लिक्विड गैस आपस में बन सकते हैं? मतलब सॉलिड क्या लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड क्या सॉलिड में चेंज होता है? सोच लिया? आंसर इज यस, बिल्कुल होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लो तुमने आइस को, आइस इज अ सॉलिड, उसको थोड़ा सा भी हीट कर दो या बाहर ही निकाल के रख दो तो आइस पानी में बदल जाती है ना, सॉलिड से लिक्विड में। पानी को बॉईल करो, पानी लिक्विड है, जब तुम उसको हीट दोगे तो पानी किस में बदल जाएगा? पानी हीट देते ही बदल जाएगा वेपर्स में, और वेपर गैसीय स्टेट में होते हैं। तो देखो लिक्विड से गैस में भी बदल गया। एक एग्जांपल और ले लो, कैम्फर, कपूर जलाते हैं ना घर में, हवन वगैरह होता है तो कपूर डालते हैं, आग लगाते हैं, वो चले जाता है, गायब हो जाता है, तो सीधा सॉलिड से वो वेपर में बदल गया। ठीक है, तो हाँ, क्या ये जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर क्या है? येस। नाउ यू नो द आंसर इज येस। इस एग्जाम्पल में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दे रखा है। एक एक्टिविटी जल्दी से समझ लेते हैं। एक बीकर लिया है, ठीक है, तुम शायद स्कूल में कर लो। आइस लिया है, बर्फ़ ले ली। एक ग्लास स्टरर लिया है, स्टर मिक्स करने के लिए। थर्मोमीटर लिया, देखो लैबोरेटरी का थर्मोमीटर कितना लंबा होता है, घर वाला थर्मोमीटर छोटा होता है। ठीक है, एक आयरन स्टैंड लिया है, तो जब तुम इसको बर्न करोगे तो आइस किस में बदल जाएगी? आइस लिक्विड में बदल जाएगी, और जब तुम लिक्विड को बर्न करोगे ना तो वो बदल जाएगी वेपर में। एक्टिविटी डन। चलो आगे पढ़ते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने बता दिया यार ऑलरेडी। चलो, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हम एनर्जी, अच्छा कोई भी चीज़ को हीट कर रहे हैं ना तो एनर्जी दे रहे हैं हम। कोई भी चीज़ को जब हम हीट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ में। जब एनर्जी देते हैं ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। जब हम एनर्जी देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, वो ओवरकम कर लेता है और पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के मूव कर जाता है। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के मूव कर जाता है। इसको मैं पेन टैप से समझा के देखो बच्चों, रुको, देखो देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ये पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो जब तुमने इसको नीचे से हीट दी, मान लो नीचे से हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये पार्टिकल का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, यहाँ पे इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूट जाएगा और पार्टिकल हवा में उड़ जाएगा। पार्टिकल क्या हो जाएगा? हवा में उड़ जाएगा, और वो किस में बदल जाएगा? वेपर स्टेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वेपर स्टेट में। तो इसमें वही बता रहा है कि पहले पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है, जैसे तुम उसको हीट देते हो तो वो पोजीशन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देता है और अपना स्टेट चेंज कर देता है। चलो, मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन कि वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। मान लो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम होगा? बहुत ज़्यादा होगा ना बच्चों। मेल्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है ना तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। चलो, अब मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है? 273 केल्विन। अब केस देख रहे हो, के केल्विन। अब तुम्हारे लाइफ में पहली बार तुमने शायद सुना होगा केल्विन। अभी तक तो टेम्परेचर किस में नापते थे? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने,
पर अब एक और यूनिट देख रहे हैं हम, SI यूनिट, जिसमें हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, दैट इज़ केल्विन। अच्छा, SI यूनिट क्या होती है पता है तुम लोग को? SI यूनिट देखो, हर जगह SI यूनिट लिखा रहता है, वो फर्स्ट पेज पे भी SI यूनिट ऑफ मास लिखा हुआ था, kg होती है। SI यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। SI यूनिट का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, दैट इज़ क्या इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें ये चीज़ नापी जाती है। तुम रशिया चले जाओ, USA चले जाओ, चाइना भी चले जाओ, चलो तुम्हें टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किस में नपता हुआ दिखेगा? केल्विन में नपता हुआ दिखेगा। तो कन्वर्जन फैक्टर देखो, 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन का कन्वर्जन फैक्टर है। इसका मैं एक क्वेश्चन तुमको करके दिखाऊं। 5 डिग्री सेल्सियस है, अब तुम्हें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? 273.15 को ऐड कर दोगे 5 में, तो जो भी आंसर आएगा 5 6 7 8 278.15 केल्विन आंसर है। समझ रहे हो? तो जब तुम्हें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आना है तो तुमने क्या किया? तुमने ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया? 273.15 को। तो ये तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर हुआ। तो एक बच्चों एक चीज़ और बता देती हूँ मैं तुमको कि मान लो जैसे बॉइलिंग पॉइंट, पानी किस डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉईल हो रहा है, तो उसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूँगी तो क्या करूँगी? 100 को 273.15 में ऐड कर दूँगी, क्या आंसर आएगा? 373.15 केल्विन। तो केल्विन ये है बॉइलिंग पॉइंट, BP माने बॉइलिंग पॉइंट किसका? और वाटर का। और वाटर का फॉर्मूला तो मेरे बच्चों को पता ही है अब क्या है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि कोई भी चीज़ को हम मेल्ट करते हैं ना, तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको रेज करना पड़ता है। अब इस पैराग्राफ में जो तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो है लेटेंट हीट। ठीक है, मैं भी तुमको समझाती हूँ बच्चों। पहले एक मिनट में थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ, तुम लोग को भी आइडिया रहेगा ना कि हम बुक के इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है, जब तुम एक पतीला पानी को गैस पे रखोगे तो गैस पे रखते ही क्या वो बॉईल होने लग जाता है? थोड़ा सोच के देखो, नहीं होता ना। 5 मिनट तक, 6 मिनट तक तुम उसको वहीं रखे रहने देते हो, हीट होने देते हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके अंदर बबल्स आने लग जाते हैं, वो बॉईल होने लग जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो जो तुमने 5 मिनट तक हीट सप्लाई की, वो हीट गई कहाँ? वो हीट एक्चुअली में उसके अंदर ही है, वो पतीला पानी के अंदर ही है, बस वो पार्टिकल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए पुश कर रही है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट माने छुपी हुई हीट, मतलब ये वो हीट है जो उसी चीज़ के अंदर, उस सिस्टम के अंदर तो है पर छुपी हुई है। द वर्ड लेटेंट का मतलब होता है जो हीट एनर्जी जो कि हिडन है। अब लेटेंट हीट के ना डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब सॉलिड से लिक्विड में आता है ना, तो इसको फ्यूजन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? जब 1 किलो सॉलिड को हम लिक्विड में बदल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बदल देते हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे बदल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। ये मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था। और टेम्परेचर जिस पे पानी बॉईल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैंने बताया ना बच्चों, कैसे इसमें क्या किया? केल्विन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे केल्विन दिखा रखा है ना, ये देखो, इस पे ये कन्वर्ट किया है। फिर उसके बाद दिखा रखा है कि डिफरेंट सॉलिड स्टेट से लिक्विड में बदल सकता है पानी, लिक्विड से गैसियस में भी बदल सकता है। अब हम आगे आते हैं, इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? सब्लिमेशन दिखा रहे हैं कैम्फर का। कैम्फर क्या होता है? कपूर हवन में यूज़ होता है, घर में भी जलाते हैं कपूर। अब सब्लिमेशन ऑफ कपूर में तुमने चाइना डिश लिया है, ठीक है, नीचे से उसको बर्न किया है, कैम्फर साइड में जाके लग गया। जब तुम कपूर में, चाइना डिश एक कटोरी टाइप होती है ट्रांसपेरेंट सी, ठीक है, इसके अंदर कपूर डाला और नीचे से हीट करा। ठीक है, जैसे ही इसको हीट करोगे ना, कपूर सीधा हीट होते ही वेपर में चेंज होने की, कपूर वेपर में चेंज हो जाएगा। कपूर की खुशबू पूरे आसपास आने लग जाती है, उसे कहते हैं कपूर का वेपर आसपास चला गया पूरा। हाँ, अब ये फनल है ताकि कपूर का वेपर को हम पकड़ पाए। अगर ये फनल नहीं लगाएंगे ना ऊपर, तो वेपर सारा हवा में चला जाएगा। तो ये फनल ने कपूर का वेपर सारा कैच कर लिया है, उल्टा इन्वर्टेड फनल रखा है और उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि सारा ये जो वेपर है हवा में ना उड़ जाए।
ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि कैसे सॉलिड सीधा वेपर में बदल रहा है। इससे हमें क्या पता लगा, कैसे सॉलिड सीधा वेपर में बदल रहा है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, एक चीज़ और सुन लो बच्चों कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड सीधा वेपर में बदल रहा है, और डिपोजिशन होता है सॉलिड सीधा लिक्विड में बदल रहा है। क्या होता है, सॉलिड सीधा लिक्विड चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन द गैस डायरेक्टली चेंजेस, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ओ, अब एक और बात समझ लो बच्चों, डिपोजिशन क्या होता है, जब गैस डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड में। गैस किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में। देखो यहाँ पे ये वाला चार्ट, इसको लर्न करके रख लेना, ये काइंड ऑफ समरी है जितने भी हम कन्वर्जन्स पढ़ रहे हैं ना, कि इससे इसमें चेंज हो रहा है, इससे इसमें चेंज हो रहा है। अब आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब भी उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तब भी उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अच्छा, हमारे ऊपर हमेशा एक एटीएम का प्रेशर लग रहा है, हमारे ऊपर हमेशा एक एटीएम का प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर को किस में नापते हैं, दो चीज़ों से नाप सकते हैं, एक तो पास्कल होता है, ठीक है, और एक होता है एटीएम। एटीएम पैसे वाला नहीं है, एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म एटीएम है, और एटीएम से ही हम प्रेशर नाप सकते हैं। समझ गए, हमने बहुत सारी वो पढ़ लिया है कि किस में किस चीज़ को नापते हैं। उसको एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने पढ़ा था ना कि तो तुम्हारे पास मास है तो तुम उसे केजी में नापोगे, लिक्विड है तो उसको किस में नापते हैं, उसकी वॉल्यूम को लीटर्स में नापते हैं। फिर उसके बाद हमने शायद टेम्परेचर का ही पढ़ा था नेक्स्ट, टेम्परेचर का देखो केल्विन में नापते हैं, केल्विन का कन्वर्जन भी सीखा। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम एटमॉस्फेयर, हम पे ना एक प्रेशर, एक दबाव बना हुआ है एक हमारे एटमॉस्फेयर के कारण। एटमॉस्फेयर समझते हो, आसपास के वातावरण को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, ये गैसेस हम पे एक दबाव, एक प्रेशर बना के रखती है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो पास्कल में नापा जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में ही नापा जा सकता है। एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर ना लेके एटीएम लिखते हैं। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रेशर को अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर से गैसेस लिक्विफाई हो सकती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो, टेम्परेचर कम कर देते हो तो गैस लिक्विड में बदल जाता है। मैं फिर से रिपीट करूँ, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो और मैं फिर से रिपीट करूँ, जब तुम टेम्परेचर को कम कर देते हो और प्रेशर को बढ़ा देते हो तो क्या होता है, गैस लिक्विड में बदल जाता है। समझ लो कैसे स्टेट चेंज कर रहे हैं। हमने टेम्परेचर कम कर दिया और बढ़ाया क्या, हमने टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो गैस किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। इसे कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, CO2 को एग्जाम्पल ले रखा है। CO2 डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर तुम उसका प्रेशर को कम कर दो। ठीक है, एक एटीएम से भी कम कर दो। चलो, अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब क्या क्या फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। पहला होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तुम एक चद्दर को फोल्ड करके सूखने डाल देना और एक चद्दर को पूरा खोल के सूखने डालना। ठीक है, देखो जब तुम फोल्ड चद्दर को सूखने डालोगे ना तो सूखेगी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया काफ़ी कम है। फोल्ड चद्दर, एक मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो तुम्हारे पास फोल्ड चद्दर है तो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, इसके मल्टीपल लेयर होंगे। खुली हुई चद्दर है तो वही चीज़ खुल गई तो इतनी बड़ी हो गई ना। अब सरफेस, इसमें इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। इस चीज़ को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। तो जहाँ पे सरफेस एरिया बच्चों बढ़ जाता है ना तो उस कारण से इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो तुम जब सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। पहला फैक्टर समझ गए। अब दूसरा फैक्टर देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, बिल्कुल सूखते हैं, और गर्मी ना हो तो कपड़े सूखना इतना आसान होता है नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं सूखते हैं। तो बस यही है, जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इस कारण से उसका इवापोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी होती है कि कितना वाटर वेपर है हवा में। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितना वाटर वेपर है हवा में। अगर वाटर वेपर ज़्यादा होता है ना तो वह चीज़ें धीरे धीरे सूखती है।
इसका एक एग्जांपल दूँ, जब बहुत बारिश जैसा सीज़न आ जाता है और गर्मी भी बहुत तेज़ होती है तो हवा में चिपचिपापन आ जाता है। हम अपनी स्किन को ही टच करते हैं ना तो चिप 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 फील होता है। तो इससे क्या पता लग रहा है, हवा में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है, हवा में कितना पानी है, वाटर वेपर कितना है। तो जितना ज़्यादा वाटर वेपर होता है ना उतना ज़्यादा इवोपोरेशन कम होता है। लिखा है ना, इवोपोरेशन कम होता है। तीसरा होता है इंक्रीज इन द विंड स्पीड। हवा तेज़ चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, हवा तेज़ चलती है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होता है, हवा कम स्लो होती है तो इवोपोरेशन कम होता है। फिर आता है कि क्या इवोपोरेशन से कूलिंग होती है, हाउ डज इवोपोरेशन कूल कॉजेज। अब आता है कि हाउ डज इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवोपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इवोपोरेशन जब होता है ना तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जब भी इवोपोरेशन होता है तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो पार्टिकल्स है, आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों इसका एक एग्जांपल है, आगे दे भी रखा है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तो लोग अपनी बालकनी के में, अपनी छत में जाके पानी को खूब ज़्यादा घेर देते हैं। इससे क्या होता है, जब सूरज पड़ेगा उस पानी पे तो पानी इवोपोरेट होगा, और जब वो छत से पानी सारा ऊपर को जाएगा तो जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी गर्मी थी छत पे, गर्मी ना हीट होती है और हीट एनर्जी होती है, वो सारी गर्मी वो लेके आसमान में ले जाएगा। समझ रहे हो, और ठंडक लगेगी तुम्हारे छत पे, एक ठंडक सा फीलिंग आएगी, तुम्हारी बालकनी ठंडी ठंडी सी होगी। तो इससे हमें पता लगता है कि इवापोरेशन जो होता है उससे कूलिंग होती है। इसका एक और एग्जांपल शायद तुमने कभी फील किया हो, कभी कभी लाइट चली जाती है, बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं और एकदम से लाइट आती है, फ़ैन चलता है तो ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, काफ़ी रिलीफ सा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब इवापोरेशन, हमारी बॉडी में पूरा पानी पानी पसीना हो रखा था, जैसे ही हवा चली, विंड स्पीड बढ़ी, इवोपोरेशन हुआ और इवोपोरेशन से हमेशा ठंडक आती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ है कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेस्पायर करते हैं। ठीक है, हम पसीना बहुत ज़्यादा हमें आता है, पसीने को प्रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो क्या होता है ड्यूरिंग इवोपोरेशन, जब तो ताकि आसानी से इवोपोरेट हो जाए। कॉटन के कपड़े काफ़ी ब्रीदेबल होते हैं, उसके अंदर हवा और बाहर पास हो जाती है। तो जब हवा अंदर और बाहर पास हो जाती है ना तो अपने साथ इवोपोरेशन भी करती है, और अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग। फिर उसके बाद आता है कि वाटर ड्रॉपलेट, जब हम एक ग्लास पानी में बर्फ़ डाल देते हैं, बर्फ़ डालते हैं तो हम देखते हैं वो उस ग्लास के चारों ओर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के आ जाते हैं। तुमने नोटिस किया है? एक ग्लास पानी में ठंडा, एक ग्लास में ठंडा पानी डाल के देखना, वो ग्लास के चारों ओर छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स आए कहाँ से? क्या होता है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इसमें तुमने पानी तो भर दिया, अब आसपास के जितने भी पार्टिकल्स हैं जब इस ठंडे ग्लास से टकराएंगे ना तो अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे। आसपास के हवा में पार्टिकल्स तो भरे हुए हैं, अभी तो हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। तो ये पार्टिकल्स जैसे इससे टकराएंगे तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, वो अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, स्टेट अपना चेंज कर देते हैं। पहले मान लो वाटर वेपर के फॉर्म में थे ना, अब वो किस में बदल जाएंगे? वो लिक्विड में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? लिक्विड में बदल जाएंगे। समझ गए? चलो, इसी कारण से हमको लिक्विड दिखता है। दिस एंड्स योर चैप्टर। अब हमें इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन समझते हो, जो बुक के बीच के ब्लू ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, इनको इंटेक्स क्वेश्चन कहते हैं। हमें सारे इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं और हमें बैक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।